हेलो फ्रेंड्स, भूतिया एम्प्लॉय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं अपने पेशे से एक छोटा मोटा पत्रकार, रोज ऑफिस में डांट खाकर दिन गुजारने वाला कि कभी ढंग की न्यूज़ नहीं लाता। पर कौन समझाए कि बड़ी न्यूज़ हम जैसों के माध्यम से जाए तो छोटी बन जाती है, पर बड़े पत्रकार अगर माचिस की तीली भी न्यूज़ ले आएँ तो हेडलाइन बन जाती है। मैंने सोचा अब ऐसे काम नहीं चलेगा। थोड़ा सेंसेशनल, थोड़ा क्रिमिनल और थोड़ी समझदारी को ब्लेंड किया जाए तभी काम बनेगा। बचपन से ही खोजी प्रवृत्ति का होने के बावजूद पता नहीं कैसे मैं अपनी इस खूबी को भुला रहा था। मैंने किताबें पढ़नी शुरू की और मेरी नज़र छत्तीसगढ़ पर जाकर टिक गई, जिसके दूसरे नंबर पर कलकत्ता था, किंतु छत्तीसगढ़ में मुझे ज़्यादा संभावनाएं नज़र आईं। ये तब की बात है जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था। छत्तीसगढ़ के लोग अंधविश्वास, टोना टोटका के साथ साथ भूत प्रेतों पर भी विश्वास करते थे और बीमारी होने पर भी डॉक्टर के पास ना जाकर झाड़ फूंक करने वालों को बुलाते थे। झाड़ फूंक करने वालों को स्थानीय भाषा में बैगा बुलाया जाता था। काफ़ी पिछड़ा इलाका हुआ करता था छत्तीसगढ़, और जिस तरह की न्यूज़ थी की तलाश मुझे थी, उससे मिलने काफ़ी संभावनाएं थीं। मुझे पता चला कि मेरा एक दोस्त हाईडिल डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर था और छत्तीसगढ़ में कार्यरत था। मैंने वहाँ जाने का मन बनाया। मेरा दोस्त सुधीर वहीं का रहने वाला था और छत्तीसगढ़ कोटे से ही उसे नौकरी मिल गई थी। जिस छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जंगल इतने सघन है कि सूरज की रोशनी की एक किरण भी उन घने पेड़ों को वेद कर नीचे धरती तक नहीं पहुंच पाती। सुधीर का तबादला दंतेवाड़ा में ही हो गया था। मैंने सुधीर को फ़ोन किया और बताया कि मैं 4 दिनों के लिए दंतेवाड़ा आ रहा हूँ और आज ही रात को निकलूँगा। सुधीर बहुत खुश हुआ। मेरी ट्रेन कुछ लेट हो गई और जब मैं दंतेवाड़ा पहुँचा तो रात के 10 बज रहे थे। मैंने बाहर निकलकर नज़र दौड़ाई पर कोई रिक्शा या ऑटो नज़र नहीं आया, तो मैंने एक कुली से पूछा किसी सवारी के लिए। उसने मुझे सिर से पाँव तक देखा और बोला, दंतेवाड़ा में आपको कहाँ जाना है बाबूजी? मैंने पता बताते हुए कहा, हाईडिल कॉलोनी जाना है भाई। उसने अपने कानों को हाथ लगाते हुए बोला, इस समय आपको वहाँ के लिए कोई सवारी नहीं मिलने वाली। मैंने पूछा, पर क्यों? तो वो सरपट भाग निकला। मेरी समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने सुधीर को फ़ोन किया और बताया कि कोई सवारी नहीं मिल रही, तो वही आ जाए मुझे लेने और मुझे अपनी बाइक से ले जाए। सुधीर ने तुरंत ही मना कर दिया और बोला, इतनी रात में कोई सवारी नहीं मिलेगी, क्योंकि रास्ते में बहुत घना जंगल है और सूरज डूबने के बाद उधर से कोई नहीं आता जाता। वहाँ आस पास में कोई होटल भी नहीं है जिसमें मैं रह सकूं। मैंने स्टेशन के छोटे से मुसाफिर खाने में जाकर बैठ गया और सोचा कि कोई ढंग का बंदा मिले तो उससे पूछूं कि कोई क्यों नहीं जाता रात में जंगल से, पर कोई नहीं मिला ऐसा जो मुझे बता पाता। मुसाफिर खाने में मेरे अलावा 2 लोग और बैठे थे। मैंने चाय पीने के इरादे से बाहर प्लेटफॉर्म पर आकर मैंने देखा तो 1-2 लोग ही मुझे नज़र आए। चाय का तो सवाल ही नहीं उठता। सो मैं वापस वेटिंग रूम में लौट गया और वहाँ बैठे उम्रदराज मुसाफिर से पूछा, चाचा यहाँ स्टेशन पर कितना सन्नाटा क्यों है? उन्होंने बताया, बेटा यहाँ स्टेशन पर रुकने वाली ये आखिरी ट्रेन है, अब कोई ट्रेन नहीं आने वाली। सो कुली वगैरह भी चले जाते हैं। मुझे तो कोई सवारी नहीं मिली चाचा, मैंने खींच कर कहा। तो वो बोले, अभी 2 दिन पहले ही इतनी दर्दनाक घटना हुई है तो सवारी कैसे मिलेगी बेटा? अब तो सुबह ही जाना हो पाएगा। चाचा क्या हुआ है 2 दिन पहले? मैंने पूछा तो उन्होंने कोई जवाब न दिया और बीड़ी सुलगाकर पीने लगे। अजीब लोग हैं यहाँ के। मुझे तो उताहट होने लगी। निजी तौर पर मैं थोड़ा निर्भीक और आधुनिक स्वभाव का हूँ और मैं भूत प्रेतों या ऊपरी बलाओं पर रत्ती भर भी यकीन नहीं करता। सो मैंने सोचा यहाँ बैठने से अच्छा है कि मैं पैदल ही चला जाऊँ, और मैंने बैग उठा लिया और चल दिया। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। मैंने एक सिगरेट निकाल कर जलाई और धीमे धीमे कश लेता हुआ चलने लगा। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद जंगल शुरू हो गया था। मैं एक पगडंडी पर चलने लगा
जिसके दोनों तरफ काफ़ी घनी झाड़ियाँ थीं और पेड़ बेतरतीबी से उगे थे। जंगल अब धीरे धीरे घना होता जा रहा था, पर कभी कभी चाँद की रोशनी पगडंडी पर पड़ जाती थी और मैं उस जरा देर की रोशनी में दूर दूर देखने की कोशिश में पगडंडी पर चला जा रहा था। अचानक नील गाय का एक जोड़ा चीखता हुआ दिखा और पगडंडी पर भागता हुआ निकल गया। तो मैंने आसपास नज़र दौड़ाई और खुद को बिल्कुल अकेला देखकर पहली बार डर से थोड़ा सहम गया। जंगल और घना होने लगा था और जंगली जानवर भी काफ़ी तादाद में घूमते फिरते दिखे। तभी मेरा सिर किसी पेड़ से लटकी हुई भारी भरकम मगर बेहद ठंडी चीज़ से टकराया। तो मैंने रुक कर अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा और देखते ही मेरी सांस रुक गई। वह एक बड़ा और मोटा सा अजगर था जो पीपल के पेड़ की डाल से लिपटा हुआ था। उसकी पूंछ मेरे से टकराई थी। मैं दौड़कर उस पीपल से दूर जाने लगा और लंबी लंबी सांसें लेता हुआ थोड़ा देर सुन्न सा खड़ा हो गया। मुझे लगा शायद मैंने अकेले चल पड़ने का गलत निर्णय ले लिया है, पर अभी मैं करीब आधा जंगल पार कर चुका था, सो वापस लौटने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मुझे लगा कि अगर कोई ढंग की सवारी होती तो बड़ी आसानी से शहर तक पहुंचा जा सकता था। कम से कम इस तरह की दिक्कत तो ना होती। अचानक बर्फ़ जैसी ठंडी हवा मुझसे टकराई और मुझे सिरहन महसूस हुई और उसके करीब 5 मिनट के बाद मुझे ढोलक, मजीरे और घुंघरू की आवाज़ें के साथ किसी मोटर वाहन के चलने की आवाज़ भी सुनाई देने लगी, जो शायद काफ़ी दूर से आ रही थी। मैं खुश हो गया कि चलो अब उनसे लिफ्ट ले लूँगा और जल्दी ही शहर पहुँच जाऊँगा। जंगल की पगडंडियाँ अब घुमावदार हो गई थीं और करीब हर 4 फलांग बाद किसी न किसी तरफ मुड़ जाती थी। अचानक बहुत से पक्षियों की एक साथ चीखने की आवाज़ से पूरा जंगल गूंज उठा और चमगादड़ पेड़ों के नीचे से पगडंडी पर आ गिरे। आगे का रास्ता और भी मुश्किलों से घिरा था। ये अनुमान लगाते ही मैं डरने लगा। मुझे बड़ी बेसब्री से पीछे आते हुए मोटर वाहन की प्रतीक्षा थी, पर शायद घुमावदार पगडंडियों और जंगली जानवरों की वजह से देर लग रही होगी, ऐसा मैंने सोचा। मैं पगडंडी के एक तरफ पत्थर पर बैठकर सुस्ताने लगा और बैग से पानी की बोतल निकालकर पीने ही वाला था कि एक मोटा सा बंदर मेरे ऊपर कूद पड़ा। मैं जब तक कुछ समझ पाता तब तक वो पानी की बोतल झपट कर भाग निकला और दूर बरगद के पेड़ के तने पर लटक कर चढ़ गया। मुझे पैदल चलने की वजह से ज़ोर से प्यास लगाई और मेरा गला भी सूखने लगा था। मैंने पानी की तलाश में इधर उधर नज़र दौड़ाई, पर कहीं भी कुछ नज़र न आया। मुझे लघुशंका की तीव्रता का एहसास हुआ और जब मुझसे रुका नहीं गया तो मैंने थोड़ा आगे बढ़कर एक पेड़ के पास ही जाकर लघुशंका से निवृत्त होने लगा। पर तभी अचानक हवा का एक धूल मिट्टी से भरा हुआ चक्रवात सा उठा और बड़े बेग से गोल गोल घूमता हुआ पेड़ों को अपनी गिरफ्त में तीव्रता से ले लिया। मैं भी उस भयानक चक्रवात में फंसकर स्थिर न रह सका और ज़मीन से करीब 2 फुट ऊपर उठ गया। मुझे लग रहा था जैसे कि मेरा शरीर जकड़ कर बांध दिया गया है और मुझे चक्रवात में फेंक दिया गया हो। मैं अपने हाथ पाँव भी न हिला पा रहा था। मुझे लगा कि बस अब मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अपने गले पर किसी के हाथों की मजबूती पकड़ महसूस की थी, जैसे कोई मुझे गला घोंट कर मारना चाह रहा हो। अचानक एक चमत्कार हुआ और वो चक्रवात मुझसे दूर होकर धीरे धीरे लुप्त हो गया। अब मेरे शरीर में वो जकड़न भी नहीं थी। मैंने अपना गला टटोला और सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने अपने कपड़ों की तरफ देखा तो शर्ट के सारे बटन टूट चुके थे, बनियान की जगह से फट गई थी और मैं धूल मिट्टी में बुरी तरह से सना हुआ था। मेरे बालों और आँखों में मिट्टी भरी हुई थी। अचानक मेरा हाथ मेरे गले में पड़े धागे से बंधे ओम पर पड़ा तो मैंने उसे अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और भागकर दूसरे पेड़ पर जाकर खड़ा हो गया। मेरे वहाँ से दूर होते ही पेड़ से मिट्टी की मटकियाँ नीचे गिर कर टूटने लगीं। तभी मैं पेड़ से उतर गया और बुरी तरह डर गया। नज़र ऊपर उठाकर देखा तो एक पीपल का विशालकाय पेड़ था और उसकी डालों पर बंधी हुई मटकियाँ गिर गिर कर टूट रही थी।
ये ठीक वैसी ही मटकियाँ थीं जो किसी की मृत्यु के बाद मृत आत्मा के लिए पानी भरकर पीपल के पेड़ पर लटकाई जाती हैं। मैं सिर से पाँव तक सिहरा उठा और डर के मारे अब किसी मलेरिया के मरीज की भांति कांपने लगा। मुझे पछतावा हुआ कि मैं क्यों पैदल चलने का निर्णय लिया। अब मुझे बड़ी बेसब्री से उस मोटर वाहन की प्रतीक्षा थी जिसकी आवाज़ अब काफ़ी पास सुनाई दे रही थी। करीब 5 मिनट बाद मुझे वो मोटर वाहन आता हुआ दिखा। वो एक मिनी बस थी, बड़ी खूबसूरती से गेंदे के फूलों की लड़ियों से सजाई गई थी और ढोलक, मजीरे और घुंघरू की लयबद्ध ध्वनि के साथ गाने और हंसने बोलने की आवाज़ें भी आ रही थीं। मेरे मन को शांति मिली और ये सोचकर कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा डर भी कम हो चला था। मैंने मिनी बस की सजावट देखकर अनुमान लगाया कि ये कोई बारात है, या तो विवाह करवाने जा रही है या फिर विवाह के बाद बहू लेकर लौट रही है। दोनों ही परिस्थितियों में मुझे लिफ्ट मिल जाने का भरोसा हो गया था और अब मैं थोड़ा निश्चिंत भी हो गया था। पर बीच बीच में उल्लुओं और चमगादड़ों की चीखती आवाज़ों के गूंजने से मेरा दिल डर के मारे कांप जाता था। मैंने मिनी बस की दिशा में देखा, पर वो शायद घुमावदार रास्ते में कहीं मुड़ गई होगी, सो दिखाई नहीं दी। थोड़ी देर बाद मिनी बस फिर दिखी और फिर किसी मोड़ पर लुप्त हो गई। बहरहाल मैंने सोचा कि एक ही रास्ता होने की वजह से देर से सवेर वो इधर ही आएगी, सो निश्चिंत होकर एक पत्थर पर बैठ गया। करीब 10 मिनट बाद वो मिनी बस फिर रास्ते पर दिखी और इस बार वो मुझसे काफ़ी नज़दीक थी। मिनी बस के अंदर की लाइट भी चल रही थी, सो मैंने सोचा अब एक नवविवाहित जोड़ा बैठा था और बारातियों में स्त्री पुरुष के साथ बच्चे भी बैठे थे। वो मुझे वहाँ पर दिख रहा था। ढोलक, मजीरे और घुंघरू की थाप पर गीत गाए जा रहे थे और बड़े हर्षोल्लास का माहौल था। उनको देखते ही मेरा सारा डर काफूर हो गया और मैं उठकर रास्ते के बीचों बीच अपने दोनों हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। मिनी बस की हेडलाइट में मैंने उन लोगों को साफ नज़र आ रहा था। उन लोगों ने भी मुझे देखा। शायद फिर मंथर गति से चलती हुई मिनी बस मेरे पास आकर रुक गई। अंदर गाने बजाने की आवाज़ें भी रुक गई थी। तभी बस का दरवाज़ा खुला और एक रौबदार पुरुष ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा। उस पुरुष के सर पर लाल रंग की छींटदार पगड़ी बंधी थी और सिल्क की धोती कुर्ते में उसकी रौबदार मूछें बहुत अच्छा प्रभाव डाल रही थीं। मैंने बस के अंदर नज़र दौड़ाई तो महिलाएं भी जेवर गहनों से लदी हुई सुंदर कपड़ों में सुसज्जित थीं। सभी लोग बहुत कुलीन लग रहे थे। उस अधेड़ से दिखने वाले रौबदार पुरुष ने बड़ी नरमी से कहा, मैं ठाकुर बलवंत सिंह हूँ, बेटे की शादी करा के बहू लेकर लौट रहा हूँ। आपको इस रास्ते में कोई सवारी न मिलेगी, आप हमारे साथ आएँ, हम आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा देंगे। उनकी बातों में न जाने कितनी मिठास थी कि मैं चलकर उनके पास जा पहुँचा और मिनी बस के अगले दरवाजे से अंदर प्रवेश कर लिया। अंदर पहुंचकर सबको नमस्ते करता हुआ एक खाली सीट पर बैठ गया। मेरे बैठते ही बस चल पड़ी। गाना बजाना और चुहलबाजियाँ फिर से शुरू हो गईं। मुझे आगे के रास्ते का कोई ज्ञान नहीं था, सो चुपचाप बैठा रहा और उनके गीत सुनता रहा। मिनी बस घुमावदार रास्तों से होती हुई गुजर रही थी। मैं पैदल चल चल कर बुरी तरह थक चुका था, सो आंखें बंद करके थोड़ा आराम करने लगा। अचानक बर्फीली हवाओं से मेरी आंखें खुल गईं। मेरे कपड़े भी फट चुके थे और मुझे लग रहा था कि ये बर्फीली हवाएं मेरी हड्डियों को छेदती हुई आर पार निकल जाएंगी। तभी एक घुमावदार मोड़ फिर आ गया। मिनी बस उस रास्ते पर मुड़कर चलने लगी। मैं यूं ही एक उचटती हुई नज़र बस में बैठे बारातियों पर डाली तो मुझे कुछ अटपटी सी फीलिंग हुई। मुझे लगा कि सब मुझे ही घूर कर देख रहे हैं, उनकी पलकें भी नहीं झपक रहीं। तभी उस अधेड़ से रौबदार सज्जन ने एक टोकरी खोली और उसमें से 2 लड्डू निकाल कर मुझे खाने के लिए दिए। मेरी एक मुट्ठी में मेरे गले में बंधा ओम था, जिसे मैंने पेट की जेब में रख लिया और दोनों हाथों से एक एक लड्डू ले लिया। खाओ बेटा, उन सज्जन ने बड़ी मधुर आवाज़ में कहा। तभी मैंने देखा मिनी बस एक बावड़ी के पास खड़ी। उस बावड़ी पर लकड़ी का एक टूटा हुआ पुल भी है। मैं बड़े असमंजस में था कि इस टूटे हुए पुल पर चलकर मिनी बस कैसे जाएगी। परेशान होकर मैंने अपनी गर्दन घुमाकर बारातियों को देखा और भय से चीख पड़ा।
पूरी बस में जीवित नरकंकाल बैठे थे। बस की ड्राइविंग सीट पर भी नरकंकाल बैठा था। अचानक मेरे हाथों की उंगलियों में कुछ चिपचिपाहट सी लगी। मैंने घबराकर मुट्ठी खोली और देखा कि मैंने अपनी मुट्ठियों में 2 मानव दिल पकड़ रखे थे और उन दिलों से खून टपक टपक कर मेरी पैंट पर गिर रहा था। मेरे मुंह से आवाज़ न निकल पा रही थी, आंखें भय से फटी जा रही थीं और गला सूख रहा था। मैंने बावड़ी की तरफ देखा तो डर के मारे कांपने लगा। उस बावड़ी में मुझे चारों तरफ सिर्फ हाथ ही हाथ नज़र आ रहे थे, जैसे कुछ लोग डूब रहे हों, उनको सहायता की ज़रूरत हो। तभी ड्राइविंग सीट पर बैठे नरकंकाल ने मिनी बस टूटे हुए लकड़ी के पुल पर मोड़ दी और मिनी बस की रफ्तार भी बढ़ा दी। अचानक पुल का बाकी हिस्सा भी ज़ोरदार आवाज़ के साथ टूट गया और मिनी बस बावड़ी में समा गई। मैंने अर्ध चेतन से ये सब कुछ देखा। फिर पूरी बावड़ी में पानी की जगह खून भरा था और फिर मैं अचेत हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर उस अचेतन अवस्था में उस खूनी बावड़ी में पड़ा रहा। सुबह किसी चरवाहे ने मुझे मरा हुआ जानकर गांव के में जाकर बताया और गांव वालों ने मुझे बाहर खींच निकाला। बड़ी मुश्किल से होश आया। होश आते ही मैं दर्द से कराह उठा। खूनी बावड़ी के जल जंतुओं ने जगह जगह से मेरे शरीर का मांस खा डाला था और कहीं कहीं तो हड्डियां भी दिख रही थी। वो मुझे चारपाई पर डालकर अपने गांव ले गए और कोई लेप लगाकर पट्टियां बांध दी। मैं मरणासन्न अवस्था में दिन भर पड़ा रहा। मेरा मोबाइल भी मेरे पास नहीं था और गांव वाले झुंड बना बना कर मुझे देखने आ रहे थे। धीरे धीरे ये बात आसपास के रिहायशी इलाकों में फैल गई। शाम को सुधीर ने अफवाह सुनी कि खूनी बावड़ी ने एक और की जान ले ली तो भागा हुआ आया। मुश्किल से मुझे पहचान पाया। उसने बताया कि वो दिन भर फ़ोन करता रहा पर कोई घंटी न जाने से परेशान था। किसी तरह एक ट्रैक्टर की ट्रॉली में मुझे डालकर गांव वालों ने सुधीर के घर पहुंचाया। सुधीर ने ही मेरे घर पर फ़ोन करके मेरी माँ को बताया कि मेरा मोबाइल कहीं गिर गया है और मुझे रास्ते की थकान से बुखार हो आया है। दवा खाकर सो गया हूँ। धीरे धीरे मेरी तबीयत में सुधार हुआ और मैं चलने फिरने लायक हो गया। तो सुधीर ने मुझे उस खूनी बावड़ी के बारे में बताया कि 16 साल पहले पास के किसी गांव के जमींदार के बेटे का विवाह इसी कॉलोनी के पास गांव के जमींदार की बेटी से हुआ था। पर वो लड़की एक दूसरे लड़के से प्यार करती थी। लड़का नीची जाति का था, सो विवाह का प्रश्न ही नहीं उठता था। वो लड़का जमींदार के सामने रोया, गिड़गिड़ाया, पर जमींदार ने उसे कोड़ों से पिटवाया और उसके पिता के हाथ पांव बांधकर और मुंह में कपड़ा ठूंसकर रात के अंधेरे में उसी घने जंगलों में फेंकवा दिया। फलस्वरूप जंगली जानवरों ने उसके बाप को मार डाला और खा लिया और उसका काफ़ी मांस वो लोग खा चुके थे। तो फिर सुबह उसकी पहचान भी नहीं हो चुकी। उसकी पहचान उसके कपड़ों से की गई और लड़के ने किसी तरह बाप को लाकर उसका क्रियाकर्म किया। उसके बाद उस लड़के ने गांव छोड़ दिया और दंतेवाड़ा के बीड़ों में चला गया। जमींदार ने एक बेटी की शादी तय की और बारात आ गई। विवाह भी संपन्न हो गया। विवाह वाले दिन ही बारात आने के बाद उस लड़की ने बावड़ी के ऊपर बना लकड़ी का पुल बीच में से काट डाला और बारात बहू लेकर एक मिनी बस में रवाना हुई। फिर रात के अंधेरे में वो लोग कटा हुआ पुल न देख सके और पूरी मिनी बस ने उसी बावड़ी में समाधि ले ली। कोई भी नहीं जानता कि लड़के ने सब कुछ देखा और अपने बाप का बदला ले लेने का संतोष महसूस हुआ। फिर अपने पैरों में पत्थर बांधकर खुद भी उस बावड़ी में डूब मरा। तब से वो बावड़ी खूनी बावड़ी के नाम से मशहूर हुई। आज 16 साल बाद भी वो मिनी बस जंगल में ऐसे ही सजी सजाई घूमती है और रात के अंधेरे में अगर कोई राहगीर मिल जाता है तो इसी तरह खूनी बावड़ी में डूबकर मर जाता है। खूनी बावड़ी अब शापित हो चुकी है और वहाँ से कोई जिंदा नहीं लौटता। सुधीर ने अचरज से कहा कि पता नहीं कैसे तुम बच गए। वहाँ तो पालतू गाय और बकरी भी जिंदा नहीं बचकर लौटे आज तक। मेरा हाथ भी मेरी पैंट की जेब में पड़े ओम पर जाकर टिका, क्योंकि मैं समझ गया था इसी ओम की वजह से आज मेरी जान बची है। मैं अपने शहर लौट आया और पत्रकारिता को दूर से ही सलाम कर एक स्कूल में शिक्षक बन गया। पर अब मैं अतीत को अभी भी भूल नहीं पाया हूँ और जब भी सुधीर से बात होती है तो बताता हूँ कि वो खूनी बावड़ी आज भी उसी तरह शापित है। आज भी दिन ढलने के बाद कोई उस जंगल से नहीं जाता। आज भी वो सजी हुई मिनी बस ढोलक मजीरों की ध्वनि के साथ जंगल में घूमती है, किसी नए शिकार की तलाश में।
कोई नहीं जानता कि ये सिलसिला कब तक चलेगा और किस तरह रुकेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें।